हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस 2 पार्ट 2 चैप्टर 11 नायरा की बेइज्जती। मैडम इन कुमारी ने 50,000 सोने के सिक्के के कपड़े लिए और मैंने जब कहा कि पैसे भरिए तो इन्होंने पैसे नहीं भरे और मुझ पे चिल्लाने लगी और बुरा भला बोलने लगी और यह भी कहा कि यह कुमारी आशा की बहन है तो इन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और ये दुकान इनकी ही है। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलने की धमकी भी दी। श्रीलिया ने नायरा की तरफ देखा। वह जानती थी कि वह कौन थी, लेकिन इन सब से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। नायरा ने भी उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराए। नायरा कुछ कहने ही वाली थी, इतनी देर में श्रीलिया ने बोला, कुमारी अगर आप पैसे नहीं दे सकती हैं और यहाँ के कपड़े नहीं खरीद सकती हैं तो कृपया हमारी दुकान से बाहर चली जाए। कुमारी आशा को गुस्सा आ जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि यह सब दुकान में क्या हुआ है। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। नायरा की आंखें फट गई। उससे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की है। वह अपना गुस्सा किसी नीच सेवक की वजह से कैसे कम कर सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने श्रीलिया की तरफ उंगली करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें अपने मालकिन से ऐसी बात करना किसने सिखाया है? श्रीलिया ने मुंह बनाया। कुमारी मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ना तो मैं आपके पैसे से अपना घर चला रही हूं और ना ही आपके दिए हुए पैसे से खा रही हूं। तो फिर किस तरीके से आप अपने आप को मेरी मालकिन बता रही है? यहाँ बस एक ही इंसान है, मेरी मालकिन, जो मुझसे ऐसी बात कर सकती है और उन्होंने भी आज तक मुझसे कभी ऐसी बदतमीजी से बात नहीं की। आपको दूसरे लोगों से बात करने से पहले थोड़ी तमीज सीख लेनी चाहिए। नायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, उससे रुका नहीं गया और वो श्रीलिया को चांटा मारने के लिए आगे बढ़ी। वैसे ही दो सेवकायों ने आकर नायरा को पकड़ लिया। अगर आज कोई श्रीलिया जी का मजाक उड़ाता है तो बाद में कुमारी आशा आकर सब पर बहुत चिल्लाएंगी बिना किसी दया के। श्रीलिया जी की दुकान में काफी ज्यादा इज्जत थी क्योंकि कुमारी आशा उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। सेविकायों ने नायरा की तरफ घूरा। मुझे जाने दो तुम नीच सेविकायों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इस बेइज्जती के लिए मैं तुम्हें काट के रख दूंगी। नायरा अपनी पूरी आवाज में जोरों से चिल्ला रही थी। श्रीलिया का चेहरा सख्त हो गया। ओए, इज्जत अच्छे काम करके पाई जाती है, तुम्हारी तरह गलत हरकतें करके नहीं। तो मैं अपनी सीख ले लेनी चाहिए। इस चुड़ैल को उठाकर फेंक दो दुकान से बाहर और कभी भी दोबारा इसे दुकान में घुसने मत देना। सबको बता दो, अगर इस लड़की को किसी ने दुकान में घुसने दिया तो अगले दिन वह दुकान से बाहर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कुमारी आशा हम पर इल्जाम लगाए कि हमने उनकी दुकान का माहौल इस नीच लड़की की वजह से गंदा कर दिया। जो लड़कियां नायरा के साथ आई थी वह डर से कपकपा गई। दो सेविकाओं ने जो नायरा को पड़ी हुई थी उठकर दुकान के बाहर फेंक दिया और उसके बाद सिपाहियों को इशारा दिया कि इन लड़कियों को अंदर न आने दे। सारी लड़कियां बिना एक बार भी पीछे देख वहां से बहुत जल्दी भाग गई। श्रीलिया मुस्कुराए। मैं आप सभी से दुकान में हुई अभी की गड़बड़ के लिए माफी मांगती हूँ। जो भी आपको देखना पड़ा मैं माफी मांगती हूँ। श्रीलिया ने बाकी की औरतें जो कपड़े खरीद रही थी उनसे कहा। यह आपकी गलती नहीं है श्रीलिया जी, ऐसी चीज कभी कभार हो जाती है, कपड़े खरीद रही एक औरत ने कहा और थोड़ी ही देर में दुकान का माहौल पहले जैसा हो गया। नंदिनी एक कागज पर चित्र बना रही थी, वैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया और श्रीलिया अंदर की तरफ आ गई। कुमारी, आपकी चचेरी बहन ने आकर दुकान में तमाशा कर दिया। मुझे तुम्हें कितना बताना होगा कि मेरी बड़ी दीदी के अलावा मेरी और कोई भी बहन नहीं है। नंदिनी ने चित्र बनाते हुए श्रीलिया से कहा। माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, श्रीलिया ने कहा सर हिलाते हुए। एक कागज पर लिखकर प्रधानमंत्री के महल में सारा खर्चा भेज दो। जितना भी आज हमारा नुकसान हुआ है अब वो उसको देंगे। मेरी दुकान का नाम खराब हुआ है, अब वो उसकी भरपाई करेंगे। जी समझ आ गया। श्रीलिया ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। नंदिनी मुस्कुराई जैसे ही उसने अपना चित्र बनाना खत्म किया। वह प्रधानमंत्री के परिवार के भावों को देखना चाहती थी कि यह सब हो जाने के बाद अब वह क्या करेंगे। दुकान के बाहर दो आदमी एक भोजनालय की दूसरी मंजिल पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे अभी दुकान से बाहर फेंका गया है।
वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुमारी आशा इतनी ज्यादा आग वाली होगी। समर्थ ने दिलचस्पी से कहा, क्या वह खून की बहनें नहीं? मानिक ने अपने हाथ से शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? समर्थ मुस्कुराया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसे जानते हो। मानिक ने अपनी आंखें घुमाए और नीचे गिरी हुई लड़की की तरफ देखा। कितनी बड़ी पागल, उससे बिना दिमाग के किसने पैदा कर दिया है, बिल्कुल खाली दिमाग। समर्थ मुस्कुराया, मुझे लगता है वो नाम मैडम उर्वी था, प्रधानमंत्री पूरब की बीवी। मैंने ये भी सुना है कि उनकी बड़ी वाली बेटी युवराज पार्थ से शादी करने वाली है। मानिक ने समर्थ की तरह दिलचस्प से देखा। लगता है प्रधानमंत्री पूरब अपना पद बढ़ाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। वह सिर्फ एक लालची इंसान है जो कि और ताकतवर होना चाहता है, समर्थ ने मानिक को जवाब दिया। दोनों भाई बहुत आसानी से बातें कर रहे थे जैसे यह मामला बहुत छोटा हो। अगर अभी तक प्रधानमंत्री पूर्व ने इन दोनों भाइयों की बातें सुनी होती तो अब तक उनके मुंह से खून आ गया होता और वह मर चुके होते। मानिक ने आखिरी बार उसे नीचे वाली लड़की की तरफ देखा जो सड़क पे पड़ी हुई थी। बिना दिमाग की सुंदरता किसी काम की नहीं। चैप्टर 1250000 सोने के सिक्के। प्रधानमंत्री के महल में चट चाटे की आवाज पूरे कमरे में जोर से गूंजी और उसके बाद किसी के गिरने की आवाज हुई। नायरा जमीन पर अपने सूजे हुए गाल को लेकर गिरी। उसकी आंखों में आंसू थे और चाटे का दर्द इतना ज्यादा था कि उसका पूरा शरीर कपकपा गया था। श्री, मैडम उर्फी ने पूरब से चौंकते हुए कहा। कियारा जो कि कोने में खड़ी हुई थी बहुत चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रधानमंत्री पूर्व ने जमीन पे पड़ी हुई लड़की की तरफ गुस्से से उंगली करते हुए कहा। वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। पिताजी, आपने मुझे चांटा मारा, नायर ने रोते हुए अपने पिता से कहा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पूजा करूंगा जो काम तुमने किया है उसके बाद? पूर्व बहुत गुस्से में था। तू एहसान फरामोश लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाकर तमाशा करने की, बिना अपने पद को जानने के बाद भी? तू सोच क्या रही थी उस समय? पूर्व ने चिल्लाते हुए कहा और नायरा ये देखकर और जोर से रोने लगी। मैडम उर्वी अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ नहीं देख सकती थी। श्री, वह भी छोटी बच्ची है, कृपया उसे इस बार छोड़ दीजिए। इस एहसान फरामोश लड़की को बचाना बंद करो। पूर्व ने चलाया जिससे उर्वी डर गई। ये तुम्हारी भी गलती है कि तुमने अपनी बेटी को कुछ भी सही गुण नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वह बाहर जाकर मेरे परिवार और मेरी इज्जत का तमाशा बना रही है जो मैंने और पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाई है। इज्जत? मैडम उर्वी ने नायरा की तरफ नजर करी और फिर अपने पति की तरफ देखने लगी। क्या हुआ है? उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसका पति ही उसे सवाल कर रहा था। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लाडली बेटी महल के बाहर जाकर क्या तमाशा कर रही है? तुम पूरे दिन करती क्या रहती हो? क्या तुम अपनी बेटी को घर पर बैठाकर उसे कुछ अच्छे गुण नहीं सिखा सकती हो? उसे काबू में नहीं रख सकती हो? पूरब उर्वी के जोर बहुत जोर से चिल्लाया। उर्वी को पता चल गया कि आज पूर्व बहुत ज्यादा गुस्से में है। श्री, कृपया मुझे बताएं कि बात हुई क्या है। आप इतने क्रोध में क्यों हैं? पूरब ने उर्वी को तरफ देखा। पूछो अपनी बिगड़ी हुई बेटी से कि इसने रेशम की धागों की दुकान में क्या तमाशा किया है। सारी मैडम और छोटी कुमारियों ने इसका तमाशा अपनी आंखों से देखा है। ये दुकान की एक कपड़े बेचने वाली औरत से लड़ बैठी और यहाँ तक कि 50,000 सोने के सिक्के के कपड़े भी खरीद रही थी। मैडम उर्फी की चौंकने की वजह से आंखें फट गई। उसने खुली हुई आंखों से नायरा की तरफ देखा। 50,000 सोने के सिक्के? क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? उसके पिताजी की तनख्वाह सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के हैं और ये दुकान में जाकर 50,000 सोने के सिक्कों के कपड़े खरीद रही है। माँ, वो लड़की बहुत बुरी थी। नंदिनी की दुकान तो हमारी भी दुकान हुई ना माँ। वो सेविकाएं मुझे सिर्फ 50,000 सोने के सिक्कों के कपड़े देने के लिए कैसे मना कर सकती है? नायरा जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी उसने कहा। वह खड़ी हुई और उसने दुखी चेहरा बनाया। उसे आज तक किसी ने भी चांटा नहीं मारा था और यह पहली बार था। पर यह सब सिर्फ उस नंदिनी की वजह से हो रहा था। नायरा, बंद कर।
पूर्व कुछ बोल पता उससे पहले उर्वी ने नायरा को डांटते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें दो बड़ों के बीच की बात में नहीं बोलना चाहिए। उसने अपनी आंखों से इशारा किया जिससे नायरा शांत हो जाए, लेकिन नायरा यह इशारा समझने के बाद और गुस्से में आ गई। वह अपने शब्द संभाल नहीं पाए। क्यों नहीं? ये बात सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों की ही तो है। मैं उसकी खून की चचेरी बहन हूं तो मैं उसकी दुकान से कुछ कपड़े क्यों नहीं ले सकती? और उस दुकान की सेविकाओं को कुछ सबक सिखाने की जरूरत है। उन्हें नहीं पता था कि वह किस बातें कर रही थी। और वैसे भी नंदिनी और मेरी उम्र तो एक ही है ना। हमारा खून का रिश्ता है तो उसकी दुकान मेरी भी दुकान हुई, तो मैं उस दुकान की सेविकाओं को एक अच्छा सबक सिखा नहीं सकती हूँ क्या? चुप हो जा। पूर्व इतनी जोर से चिल्लाया कि तीनों लड़कियां कपकपा गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की? बेवकूफ लड़की, तू ये बोल रही है कि वह दुकान तेरी है। तुझे व्यापार का मतलब भी पता है? तुझे ये पता है कि हमें क्या क्या चीज करनी होती है जिससे हमारा व्यापार अच्छा चले? उसने गुस्से कहा, तुझे बस एक चीज आती है, हर जगह तमाशा करना और मेरा चेहरा हर किसी के सामने झुकवा देना। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दे जिस वक्त तुझे उस दुकान से किसी आवारा कुत्ते की तरह बाहर फेंका गया। तुझ में थोड़ी शर्म भी बची है। अब भी किसी गवार की तरह मुझसे पलट कर बातें कर रही है। कमरे में खड़ा हर कोई चौंक गया। नायरा ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके पिताजी उसकी इतनी नीच चीजों से तुलना करेंगे और नायरा से ये सब बातें कहेंगे। नायरा की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। तुम्हें पता है तुम्हारे व्यवहार में हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? पूर्व ने उसकी तरफ एक कागज फेंका। वह उसके पैरों के पास गिरा और गिरने की वजह से खुल गया। उसके अंदर क्या लिखा था वो सबको दिखा। तुम्हारी वजह से दुकान की इज्जत कम हो गई और अब वह लोग हमसे 50,000 सोने के सिक्के मांग रहे हैं। पूर्व ने चिल्लाते हुए सबको बताया। श्री, जरूर कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। मुझे लगता है अगर हम नंदिनी से बात करेंगे तो शायद वह समझ। चैप्टर 13 उर्वी की हालत। बात किस बारे में? पूर्व ने बहुत जोर से चिल्ला कर कहा। तुम्हें तो ये बात समझनी चाहिए, लेकिन अब तुम अपनी बेटी की तरफदारी क्यों कर रही हो? अगर नंदिनी को वह बात भूलनी ही होती तो वह ये पत्र हमारे यहाँ क्यों ही भेजती? तुम्हें लगता है नंदिनी पागल है? ये तमाशा अब राजधानी में हर किसी को पता है। तुम्हें लगता है जितनी भी औरतें वहां जमा थी वह सब इस बात को बोलने से चुप रहेंगी? पूर्व में उर्वी की तरफ देखा। अब जब तुम्हें अपनी बिगड़ी हुई बेटी को इतना ही बचाना है तो अब ये सारा पैसा तुम भरोगी। पूर्व ने जोर से कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया है। मैडम उर्वी पूर्व के शब्द सुनकर पूरी टूट चुकी थी। वो होगी जो 50,000 सोने के सिक्के भरेगी, लेकिन वह इतना ज्यादा पैसा लाएगी कहां से? नायरा उसकी तरफ चल कर आई। माँ, आपको मेरा बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी, उसने गुस्सा होते हुए कहा और नहीं समझा कि अभी हालत क्या है। उर्वी मुड़ी और उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसका सीना गहरी सांस लेने की वजह से ऊपर और नीचे हो रहा था। गुस्सा वैसे भी उसके दिमाग पर चल रहा था और नायरा की यह बात बोलने के बाद उसका गुस्सा फूट गया। उर्वी ने अपना हाथ उठाया और नायरा के दूसरे गाल पर मार दिया जिससे नायरा बहुत जोर से रोने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने अपने कमरे से बाहर निकालने की सोचा भी तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी, उर्वी ने गुस्से में कहा। माँ, कियारा ने पीछे से आवाज दी। अब हमें क्या करना चाहिए? उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यही वो बात थी जो मैडम उर्वी इतने समय से सोच रही थी। अब उन्हें क्या करना चाहिए? रेशम के धागों की दुकान में कुमारी, इस महीने का सारा सामान आ गया है। इस बार 2 नए तरह के कपड़े का सामान भेजा गया है। ये एक नए तरह का धागा है। मैनेजर रिजवन ने सामना का पर्चा दिखाते हुए कहा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। नया धागा? किस तरह के कपड़े के धागे हैं वो? कुमारी, इससे चारम्यूज रेशम के कपड़े बनते हैं। दिखने में सुंदर, लेकिन इसका वजन बहुत कम होता है और कपड़ा भी आसानी से बन जाता है। ये धागा चमकीले कपड़े बनाए के काम आता है और वो कपड़े जो को बहुत कोमल होते हैं और चिकने होते हैं, जैसे कि कोमल पोशाक, अंदर पहने वाले कपड़े, दुपट्टे और ब्लाउज। और दूसरा वाला रेशम सतीन का धागा है।
ये वाला अच्छा किस्म का सतीन है जिससे कपड़े बने हुए कपड़े काफी अमीरों वाले और कोमल दिखते हैं। ये धागा बाजार में बहुत कम मिलता है और इसकी बहुत कीमत है। इस धागे के कपड़े छूने में बहुत चिकना लगता है और दिखने में चमकता है। रिजवन ने शांति से सब कुछ बताया। नंदिनी ने ऊपर की तरफ देखा और मुस्कुराए। ऐसा लगता है आप अपनी पूरी पढ़ाई करके आए हैं, मैनेजर ध्वनि। रिजवन हल्के से मुस्कुराया। उसने उस आदमी से सब कुछ पूछ लिया था जो ये सब देने आया था, जिससे वो अपनी कुमार को सब कुछ बता सके और समझा सके। नंदिनी हंसी, ठीक है, नई धागों को ये ले आया और बाकी के घर पे भेज दो। जी, रिजवन में सिर हिलाकर बोला। मैंने सुना आप अपनी बड़ी बेटी की जल्दी ही शादी कर रहे हो। जी कुमारी, उसकी शादी तय कर दी है और इसी वजह से मैं घर पे कामों में बहुत व्यस्त था। उसने सिर हिलाते हुए कहा। शादी कब है? 2 हफ्ते बाद। ओह, तो अब काम ज्यादा है और समय बहुत कम है। नंदिनी ने सिर हिल के कहा। शादी की पोशाक आपके घर शादी से 1 दिन पहले पहुंच जाएगी और ये रही। उसने एक बड़ा सा लिफाफा निकला और मेज के ऊपर रख दिया। कुमारी, ये? रिजवन ने मुंह बनाते हुए पूछा। ये मेरा उपहार है तुम्हारी बेटी के लिए। मैं उसकी शादी में आ तो सकती, लेकिन मैं उसे शादी के बाद की जिंदगी के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसे मेरी और मेरी बहन की तरफ से एक तोहफा समझकर रख लो। इस बात ने रिजवन का दिल छू लिया। तुम्हारी दुकान में काम करने वाले आदमी को कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन कुमारी उसे बहुत महत्व देती है। उसने लिफाफा पकड़ा और उसे महसूस हुआ कि वो काफी भारी लग रहा था। ये 3000 सोने के सिक्के हैं। मैं आशा करती हूँ ये तुम्हें अपनी बेटी के दहेज में काम आएंगे। नंदिनी ने कहा। रिजवान चौंक गया था। हाँ, उसने दहेज के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन वो उसने अपनी महीने की तनख्वाह से निकाल ली थी। उसकी जिंदगी अब काफी बेहतर थी। हाँ, ये दुकान अब उसकी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था। उसे जो नौकरी मिली उसे उसमें महीने के 500 चांदी के सिक्के मिलते हैं। उसे पता था कि पूरी राजधानी में जो भी ये काम करता था किसी को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब जब वो देख रहा कि नंदिनी उसकी बेटी का दहेज की तैयारी करवाने में उसकी मदद कर रही है और उसे 3000 सोने के सिक्के दिए हैं, वो भी शादी के उपहार में, जिससे कि शादी अच्छे से हो जाए, तो उसका नंदिनी के लिए पिता वाला प्यार कहाँ जाएगा। उसके सामने बैठी लड़की उसकी लड़की की ही उम्र की है, लेकिन इतनी गुण वाली कि अपनी जिंदगी को खुद संभाल रही है और बहुत अच्छे से संभाल रही है, जिसे देखकर हैरानी होती है। शादी हो जाने के बाद काम पे वापस आ जाएगा ध्वनि जी। आशा है अपने जल्द मुलाकात होगी, नंदिनी ने अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर बोला। रिजवन की आंखें नम हो गई और उसने नंदिनी का झुककर धन्यवाद किया। धन्यवाद कुमारी, अपना ध्यान रखिएगा। फिर वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। नंदिनी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। रिजवन के चेहरे को देखकर उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता है। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसकी शादी कराई और अच्छा दहेज भी दिया, लेकिन उसके बाद किसी की नीच हरकतों की वजह से उनकी जान चली गई। वह बहुत बुरी यादें थी को नंदिनी को हर रात सताया करती थी। वो सब सिर्फ नंदिनी की वजह से हुआ था को उसके पिताजी को ऐसे मरना पड़ा था। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर उसने अपनी पिछली जिंदगी में पार्थ से प्यार नहीं किया होता तो क्या उसकी जिंदगी अलग होती? वो इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं जान सकती। कुमारी, एक निमंत्रण आया है, श्रीलिया ने कमरे में आते हुए बोला। चैप्टर 14 मैडम उर्वी की इज्जत। रिजवान चौंक गया था। हाँ, उसने दहेज के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन वो उसने अपनी महीने की तनख्वाह से निकाल ली थी। उसकी जिंदगी अब काफी बेहतर थी। हाँ, ये दुकान अब उसकी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था। उसे जो नौकरी मिली उसे उसमें महीने के 500 चांदी के सिक्के मिलते हैं। उसे पता था कि पूरी राजधानी में जो भी ये काम करता था किसी को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब जब वो देख रहा कि नंदिनी उसकी बेटी का दहेज की तैयारी करवाने में उसकी मदद कर रही है और उसे 3000 सोने के सिक्के दिए हैं, वो भी शादी के उपहार में, जिससे कि शादी अच्छे से हो जाए, तो उसका नंदिनी के लिए पिता वाला प्यार कहाँ जाएगा। उसके सामने बैठी लड़की उसकी लड़की की ही उम्र की है, लेकिन इतनी गुण वाली कि अपनी जिंदगी को खुद संभाल रही है और बहुत अच्छे से संभाल रही है, जिसे देखकर हैरानी होती है।
शादी हो जाने के बाद काम पे वापस आ जाएगा ध्वनि जी। आशा है अपने जल्द मुलाकात होगी, नंदिनी ने अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर बोला। रिजवान की आंखें नम हो गई और उसने नंदिनी का झुककर धन्यवाद किया। धन्यवाद कुमारी, अपना ध्यान रखिएगा। फिर वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। नंदिनी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। रिजवान के चेहरे को देखकर उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता है। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसकी शादी कराई और अच्छा दहेज भी दिया, लेकिन उसके बाद किसी की नीच हरकतों की वजह से उनकी जान चली गई। वह बहुत बुरी यादें थी को नंदिनी को हर रात सताया करती थी। वो सब सिर्फ नंदिनी की वजह से हुआ था को उसके पिताजी को ऐसे मरना पड़ा था। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर उसने अपनी पिछली जिंदगी में पार्थ से प्यार नहीं किया होता तो क्या उसकी जिंदगी अलग होती? वो इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं जान सकती। कुमारी, एक निमंत्रण आया है, श्रीलिया ने कमरे में आते हुए बोला। निमंत्रण? नंदिनी ने आंखें खोली और श्रीलिया की तरफ देखा। जी, प्रधानमंत्री के महल से आया है। वह चाहते हैं कि आप वहां जाकर उनसे मिले। नंदिनी ने चेहरा बनाया, फिर मुस्कुराए। उन्हें क्या लगता है मुझे अपना काम करवाना बहुत आसान है? जो समय बीत गया वह बीत गया, अब उनका कोई हक नहीं है मुझसे कुछ भी करवाने का। फेंक दो उसे, और अगली बार से ऐसा कोई भी पत्र मत लेना जो किसी काम का ना। मुझे इन सब चीजों से परेशान मत किया करो। ऐसे लोगों से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है और ना हो बात करने की जरूरत है। जी कुमारी, लेकिन मैं इसका जवाब क्या भेजूं? नंदिनी मुस्कुराए और श्रीलिया को आगे आने के लिए कहा, और उसने उसके कान में कुछ फुसफुसा दिया। प्रधानमंत्री के महल में मैडम उर्वी अपने कमरे में बैठकर इंतजार कर रही थी। कियारा कुर्सी पर बैठकर अपनी मां को देख रही थी। नायरा अपने कमरे में बंद थी और कई सारी सेविकाएं उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। अचानक से एक सेविका कमरे के अंदर भाग कर आए। मैडम, रेशम के धागों की दुकान से श्रीलिया जी आई है क्या? उर्वी चौंक गई। श्रीलिया यहाँ क्यों आई है? उन्हें अंदर ले आओ। श्रीलिया सेविका के पीछे अंदर आ गई। वह अपने सामने बैठे दो लोगों को देख रही थी। मैडम उर्वी मुस्कुराए। मुझे लगा नहीं था कि मेरे पत्र का जवाब देने के लिए आप स्वयं आएंगी। मेरी कुमारी चाहती थी कि आपके पत्र का जवाब यहाँ आकर दिया जाए, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई हूँ, श्रीलिया ने जवाब दिया। वह लड़की कब से इतनी बड़ी और समझदार हो गई कि अपने लिए इतने अच्छे समझदार और साफ सेवक रखने लगी है। उर्वी ने अपने दिमाग में सोच। आइए कृपया बैठिए। उर्वी ने श्रीलिया को कुर्सी पर बैठने लिए कहा और कहते हुए मुस्कुराए। उसे इस औरत को थोड़ी इज्जत देनी होगी, क्योंकि जिस दुकान में वह काम करती है वह राजधानी में बहुत इज्जत कमा चुकी है और स्वयं सम्राज्ञी भी उस दुकान को बहुत पसंद करती है। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ सिर्फ आपके पत्र का जवाब देने आई हूँ जो मैरी कुमारी ने करने को कहा था। श्रीलिया ने साफ मना कर दिया। मेरी तुम्हारी ने कहा है कि आप लोगों ने उन्हें पहले ही घर और परिवार दोनों से निकाल दिया है और अब उनका और प्रधानमंत्री के पूरे परिवार का उनके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो अगर कुछ भी होता है तो उसमें मेरी कुमारी कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो अब परिवार की बात करने का कोई मतलब नहीं है और आगे से किसी भी तरह का पत्र दुकान में मत भेजिएगा। कियारा और मैडम उर्वी दोनों बहुत चौंक है। उर्वी नीचे में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उस नीच लकड़ी ने सच में मुझे निचना दिखाने के लिए ये तरीका अपनाया। उसने इतना साफ साफ मना कर दिया कि अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं और न ही अब उसका मतलब है। अब जब मैंने पत्र का जवाब बता दिया है तो फिर मैं चलती हूँ, श्रीलिया ने कहा। सुनिए श्रीलिया जी, क्या आप मेरी बहन को मना सकती हैं कि वह सब सिर्फ कुछ गलतफहमियां थी और वो उन्हें भूल जाए? कियारा ने उसे रोक दिया। हमें पता है कि दादाजी उनसे शुरुआत में थोड़े सख्त थे, लेकिन है तो वह खून का रिश्ता। क्या वह अपना सारा गुस्सा बुलाकर आगे नहीं बढ़ सकती परिवार के लिए? कियारा ने अपने भाव दिखाने के लिए दुख का चेहरा बनाया। उसके कहने का दूसरा मतलब यह था कि नंदिनी इस बात को बहुत ज्यादा आगे खींच रही थी। श्रीलिया ने चेहरा बनाया। कुमारी, वह आपके परिवार का मामला है और मैं सिर्फ एक बाहर वाली हूं। मुझे इस बात के बीच में कुछ भी कहने का हक नहीं है। मैं ये सिर्फ उस पत्र का जवाब देने आई थी
और बाकी की चीज जिनका दुकान से कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे किसी मतलब की नहीं है। अगर आपको मेरी कुमारी से कभी बात करनी है तो उसके लिए आप वहां जाकर उनसे मिल सकती हैं और बात भी कर सकती हैं। वह मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ी पर द्वार की तरफ जाकर वह पीछे मुड़ी और मुस्कुराए। एक और चीज है जो कुमारी ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था कि आप सारा पैसा एक हफ्ते के अंदर पहुंचा दे क्योंकि मेरे कुमारी को देरी करने वाले लोग नहीं पसंद। श्रीलिया मुस्कुराए और फिर वहां से चली गई। मैडम उर्वी उसे पीछे जाते हुए गुस्से में घूर रही थी। नंदिनी, मैं ये बेइज्जती में हमेशा ध्यान रखूंगी और तुझे इसकी भरपाई बहुत जल्दी करने पड़ेगी। चैप्टर 15 नंदिनी की जिम्मेदारी। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ सिर्फ आपके पत्र का जवाब देने आई हूँ जो मेरी कुमारी ने करने को कहा था। श्रीलिया ने साफ मना कर दिया। मेरी तुम्हारी ने कहा है कि आप लोगों ने उन्हें पहले ही घर और परिवार दोनों से निकाल दिया है और अब उनका और प्रधानमंत्री के पूरे परिवार का उनके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो अगर कुछ भी होता है तो उसमें मेरी कुमारी कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो अब परिवार की बात करने का कोई मतलब नहीं है और आगे से किसी भी तरह का पत्र दुकान में मत भेजिएगा। कियारा और मैडम उर्वी दोनों बहुत चौक है। उर्वी निगसे में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उस नीच लकड़ी ने सच में मुझे निचना दिखाने के लिए ये तरीका अपनाया। उसने इतना साफ साफ मना कर दिया कि अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं और न ही अब उसका मतलब है। अब जब मैंने पत्र का जवाब बता दिया है तो फिर मैं चलती हूँ। श्रीलिया ने कहा। सुनिए श्रीलिया जी, क्या आप मेरी बहन को मना सकती हैं कि वह सब सिर्फ कुछ गलतफहमियां थी और वो उन्हें भूल जाए। कियारा ने उसे रोक दिया। हमें पता है कि दादाजी उनसे शुरुआत में थोड़े सख्त थे लेकिन है तो वह खून का रिश्ता। क्या वह अपना सारा गुस्सा बुलाकर आगे नहीं बढ़ सकती परिवार के लिए? कियारा ने अपने भाव दिखाने के लिए दुख का चेहरा बनाया। उसके कहने का दूसरा मतलब यह था कि नंदिनी इस बात को बहुत ज्यादा आगे खींच रही थी। श्रीलिया ने चेहरा बनाया। कुमारी, वह आपके परिवार का मामला है और मैं सिर्फ एक बाहर वाली हूं। मुझे इस बात के बीच में कुछ भी कहने का हक नहीं है। मैं ये सिर्फ उस पत्र का जवाब देने आई थी और बाकी की चीज जिनका दुकान से कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे किसी मतलब की नहीं है। अगर आपको मेरी कुमारी से कभी बात करनी है तो उसके लिए आप वहां जाकर उनसे मिल सकती हैं और बात भी कर सकती हैं। वह मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ी पर द्वार की तरफ जाकर वह पीछे मुड़ी और मुस्कुराए। एक और चीज है जो कुमारी ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था कि आप सारा पैसा एक हफ्ते के अंदर पहुंचा दे क्योंकि मेरे कुमारी को देरी करने वाले लोग नहीं पसंद। श्रीलिया मुस्कुराए और फिर वहां से चली गई। मैडम उर्वी उसे पीछे जाते हुए गुस्से में घूर रही थी। नंदिनी, मैं ये बेइज्जती में हमेशा ध्यान रखूंगी और तुझे इसकी भरपाई बहुत जल्दी करने पड़ेगी। रेशम के धागों की दुकान में कुमारी, नए धागे और कपड़े फिर से आ गए हैं। श्रीलिया चार और सेविकाओं के साथ कमरे के अंदर आई जो कि अपने साथ सारा सामान लेके आ रही थी। नंदिनी ने नजर ऊपर की और श्रीलिया और सेविकाओं की तरफ देखा। नए धागे, उसने चेहरा बनाया। मुझे भी याद, मैंने नए धागे के लिए बोला था। श्रीलिया ने अपना सर हिलाया। यह नए नहीं है कुमारी, ये दक्षिणी क्षेत्र से आए हुए नई धागों के डब्बे हैं। उन्होंने इस ऋतु के लिए नए पहले बनाने को कहा है और वहां के मैनेजर ने पत्र भी भेजा था कि वह का मालिक चाहता है कि यही धागे उनकी पोशाक बनाने में इस्तेमाल किया जाए। ओह! नंदिनी खड़ी हुई और डब्बों की तरफ आगे बढ़ी। सेविकाओं ने डब्बे का ढक्कन खोल दिया और उसमें रखे हुए चमकीले धागे नंदिनी ने देखे। शहतूत रेशम, नंदिनी ने हल्के से कहा। इसके मालिक ने कहा है कि यह धागा बहुत कोमल और सुंदर होता है और उनके महल में सभी औरतों को ये धागा और इसके बने हुए कपड़े बहुत पसंद है। इसीलिए वहां के मालिक ने खुद भेजे हैं ये। श्रीलिया ने समझाया। अब वह लोग ऐसा चाहते हैं तो हम कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी उनके धागे भेजने की वजह से हमें हमारे धागे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमें ज्यादा धागे बचाने होंगे जिससे हम ज्यादा काम कर सकें। ये रास्ते में अच्छा है। श्रीलिया ने हल्का सा चेहरा बनाया। उसे वो समय याद आता था जब उसके घर बहुत महंगे रेशम के धागों और उसके कपड़ों से भरा रहता था जिससे कि हजारों पोशाक बनाई जा सकती थी। ये तो सहतूत रेशम के कुछ ही डब्बे हैं जिससे कि उसके कमरे की अलमारी भी नहीं भरेगी। उस तरफ से कितनी पोशाकों के लिए बोला गया है।
200 पोशाकों की बोला गया है, श्रीलिया ने नंदिनी से कहा। तो फिर इतने धागे से कुछ नहीं होगा। अब जब वह लोग चाहते हैं कि उनकी पोशाकें इसी धागे से बने तो जाकर एक पत्र भेज दो और शहतूत रेशम के 50 डब्बे और मंगा लो और सारी पोशाक बनके खत्म करो। श्रीलिया चौंक गई। शहतूत रेशम बहुत महंगी और कोमल आती है, और 50 डब्बे तो बहुत ज्यादा महंगे आएंगे। उसे नंदिनी की चिंता हो रही थी। जी कुमारी, श्रीलिया ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर जाने ही वाली थी, वैसे ही नंदिनी ने उससे आवाज दी। उन्हें ये बताना मत भूल जाना कि जब उन्होंने हमारे यहाँ धागे पहले से भेज दिए हैं तो अब हम उनकी पोशाक बनाने का उनसे सिर्फ आधा पैसा लेंगे। श्रीलिया मुस्कुराई। जी कुमारी। उसे पता था कि उसकी कुमारी कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के साथ भी गलत करे। ये सोचकर उसे काफी खुशी हुई और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। दोपहर तक मंदिर में अपना खाना दुकान में ही कर लिया था। उसे यहाँ पर बहुत सारा काम संभालना होता है, इसीलिए वह ज्यादातर दुकान की सबसे ऊपर वाली मंजिल में ही रहती है। रिजवन ने उसके लिए खाना भिजवा दिया था और आज जितनी पोशाकों के लिए उन्हें बोला गया था उसका पर्चा भी। लेकिन किसी भी पर्चे को हाँ बोलने से पहले उसे नंदिनी को दिखाया जाता है और उसकी अनुमति ली जाती है। इसलिए रिजवन पर्चा खुद देखता है और फिर नंदिनी को दिखाता है, और अगर नंदिनी हाँ करे तभी पोशाकें बनाने के लिए हाँ करता है। नंदिनी पर्चा देखते हुए अपनी चाय पी रही थी जब श्रीलिया कमरे के अंदर फिर से आए। नंदिनी ने ऊपर देखा। कुमारी, युवराज के महल से ये आया है। चैप्टर 16 पार्थ का उपहार। कुमारी, युवराज के महल से ये आया है, श्रीलिया ने कहा एक मेज पर रखे हुए पौधे की तरफ इशारा करके जिसमें हाइड्रेंजिया के फूल लगे हुए थे जो कि सेविकाओं ने वह रखा था। नंदिनी ने ठंडे दिमाग से उस पौधे की तरफ देखा। अब ये किस तरह का मजाक है? पार्थ ने अब ये फूल उसे क्यों भेजे हैं? क्यों? मुझे नहीं याद कि मैंने युवराज के लिए कुछ ऐसा किया था जिसके बदले में मुझे ये फूल भेजे, वो भी बिना किसी वजह के। जिस सेविका ने ये पौधे हमारे दुकान में छोड़े थे उन्होंने ये बोला था कि यह युवराज का एक तरीका है कुमारी आशा को धन्यवाद बोलने का, क्योंकि उन्होंने सम्राज्ञी के जन्मदिन पर उन्हें बहुत अच्छा उपहार दिया जिसकी वजह से वह बहुत खुश हो गई। तो उन्होंने ये फूल अपना धन्यवाद दिखाते हुए भेजे हैं। श्रीलिया ने ध्यान से समझाया। धन्यवाद, नंदिनी ने चिढ़ते हुए बोला। नंदिनी ने फूलों की तरफ देखा और उस पौधे की तरफ आगे बढ़ी। वह अपनी नफरत छुपा नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपना पैर उठाकर उस पौधे के गमले में दे मारा। उसके बगल में खड़ी सेविका चौंक गई। यहां तक कि श्रीलिया भी काफी चौंक गई थी। नंदिनी जमीन पर पड़े टूटे हुए गमले को देखकर अच्छा महसूस कर रही थी। ये गंदगी साफ कर दो, नंदिनी ने कहा और मुड़ी। मुझे हाइड्रेंजिया से नफरत है, उसने अपने आप से कहा, लेकिन श्रीलिया ने सब कुछ सुन लिया। जाओ जाओ जमीन साफ करो, कुमारी के पैर उस गंदी मिट्टी में खराब नहीं होने चाहिए। श्रीलिया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, पर सेविका अपने काम में लग गई। युवराज को मेरी तरफ से फूलों के लिए धन्यवाद और उनसे बोल देना कि उनके दिए गए उपहार को हमने संभाल के रख दिया है। नंदिनी ने बोला। जी, श्रीलिया ने कहा। उसने देखा कैसे उसकी कुमारी ने उस उपहार को संभाला। जब बाकी लोग कमरे से बाहर चले गए नंदिनी खिड़की के बाहर देख रही थी। हाइड्रेंजिया भेजना धन्यवाद था। उसे क्या लगता है वह नहीं जानती कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। पार्थ जैसे इंसान के लिए वह जो चाहे वह पाने के लिए बहुत नीचे तक गिर सकता है। वह उस तरह का इंसान है जो अपने आप को खुशी देने के लिए कुछ भी करेगा। उसकी खुशी और उसकी चाहत ही उसके लिए सब कुछ है और वह उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसके इन फूलों को यहाँ भेजने का मतलब था कि वह नंदिनी में दिलचस्पी दिखा रहा है। शायद बाकी लोग इसे एक धन्यवाद की तरह समझे, लेकिन वो बाकी लोग नहीं है जो उसके साथ कई सालों तक रही है और उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसकी माँ से भी अच्छे तरीके से। हाइड्रेंजिया पार्थ के मनपसंदीदा फूल है। उसके महल में कैमरे के पीछे हाइड्रेंजिया का एक पूरा बगीचा है जिसमें अलग अलग रंग की हाइड्रेंजिया के फूल लगे हुए थे। नंदिनी ने उसे उस बगीचे में कई बार आनंद लेते हुए देखा है जब वो दोनों साथ रहते थे, युवराज और युवरानी की तरह। नंदिनी ने अपने दांत गिटगिटाए और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो कमीना,
अगर उसे लगता है कि ये नीच हरकतें करके सो उसे जीत सकता है या अपनी एक और इच्छा पूरी कर सकता है तो वह बहुत गलत है। वह जानती है कि वह किस तरह का इंसान है और वह अपनी जिंदगी की एक बार करी हुई गलती फिर से नहीं दोहराएगी। वह उसका खून पीना चाहती थी और उसका मांस खाना चाहती थी। और वह जब तक नहीं रुकेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। और इस रास्ते में प्यार और दिल की कोई भी जगह नहीं है। सम्राज्ञी के महल में सम्राट अभी काफी खुश लग रहे हैं। कितने साल बीत जाने के बाद क्वासर के लोगों ने यहाँ आने की सोचा है तो लगता है कि आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच में हालात अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें दोनों राजकुमार के करीब होना चाहिए। वह तुम्हारे भाई लगते हैं। सम्राज्ञी ने पार्थ से कहा अपने मुंह में एक मीठा व्यंजन डालते हुए। दोनों राजकुमार काफी अलग है। मुझे नहीं लगता कि इस समय उन्हें किसी भी मनोरंजन की जरूरत है। मैंने उन्हें शिकार करने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पार्थ ने कहा पर अपनी चाय का एक घूंट लिया। मन कर दिया। सम्राज्ञी में मुंह बनाया। शायद ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ के लोगों से परिचित नहीं है इसलिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे अगर वह दोनों भी शामिल होंगे तो। पार्थ ने सर हिलाया। चिंता मत करो माँ, अभी कुछ समय के लिए तो वह कहीं नहीं जा रहे हैं तो मैं उनके करीब धीरे धीरे हो सकता हूँ। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अब जब तुमने सारी योजना बना ली है फिर ठीक है। सम्राज्ञी ने सर हिलाया और अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, मैंने सुना कि तुमने रेशम के धागों की दुकान में फूल भेजे थे। हाँ, मैं उन्हें धन्यवाद बोलना चाहता था, उसने जवाब दिया। सम्राज्ञी ने मुंह बनाया। पार्थ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कुमारी आशा में दिलचस्पी है? पार्थ ने उसकी तरफ देखा। माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? तुम्हारे बदले हुए बर्ताव ने मुझे ये पूछने के लिए कहा है। तुम्हारी कियारा से सगाई हो चुकी है और तुमने आज तक उसे एक भी बार फूल नहीं भेजे हैं, लेकिन अचानक से तुमने इस लड़की को उसकी दुकान तक फूल भेज दिए। तुम्हारी यह हरकत साफ साफ दिखती है कि तुम्हें दिलचस्पी है। तो मैसेज तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। पार्थ मुस्कुराया। माँ, आप कुमारी आशा के बारे में क्या सोचती हैं? वह एक अच्छी लड़की है। इतनी छोटी उम्र में ही उसने अपना इतना अच्छा व्यापार खड़ा कर लिया है और अब हर कोई उससे बात करना चाहता है। इतनी होशियार लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन उसके परिवार का इतिहास उतना ही बुरा है। वह प्रधानमंत्री के घर की निकाली हुई बेटी है। उसे उसके परिवार से बाहर निकाल दिया गया है और अब उसके परिवार में उसकी बहन है बस, और वह एक अनाथ जैसी है। उसके परिवार का इतिहास तुम्हारी मदद करने के काबिल नहीं है। चैप्टर 17 पार्थ की दिलचस्पी। हाइड्रेंजिया पार्थ के मनपसंदीदा फूल है। उसके महल में कैमरे के पीछे हाइड्रेंजिया का एक पूरा बगीचा है जिसमें अलग अलग रंग की हाइड्रेंजिया के फूल लगे हुए थे। नंदिनी ने उसे उस बगीचे में कई बार आनंद लेते हुए देखा है जब वो दोनों साथ रहते थे, युवराज और युवरानी की तरह। नंदिनी ने अपने दांत गिटगिटाए और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो कमीना, अगर उसे लगता है कि ये नीच हरकतें करके सो उसे जीत सकता है या अपनी एक और इच्छा पूरी कर सकता है तो वह बहुत गलत है। वह जानती है कि वह किस तरह का इंसान है और वह अपनी जिंदगी की एक बार करी हुई गलती फिर से नहीं दोहराएगी। वह उसका खून पीना चाहती थी और उसका मांस खाना चाहती थी। और वह जब तक नहीं रुकेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। और इस रास्ते में प्यार और दिल की कोई भी जगह नहीं है। सम्राज्ञी के महल में सम्राट अभी काफी खुश लग रहे हैं। कितने साल बीत जाने के बाद क्वासर के लोगों ने यहाँ आने की सोचा है तो लगता है कि आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच में हालात अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें दोनों राजकुमार के करीब होना चाहिए। वह तुम्हारे भाई लगते हैं। सम्राज्ञी ने पार्थ से कहा अपने मुंह में एक मीठा व्यंजन डालते हुए। दोनों राजकुमार काफी अलग है। मुझे नहीं लगता कि इस समय उन्हें किसी भी मनोरंजन की जरूरत है। मैंने उन्हें शिकार करने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पार्थ ने कहा पर अपनी चाय का एक घूंट लिया। मन कर दिया। सम्राज्ञी में मुंह बनाया। शायद ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ के लोगों से परिचित नहीं है इसलिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे अगर वह दोनों भी शामिल होंगे तो। पार्थ ने सर हिलाया। चिंता मत करो माँ, अभी कुछ समय के लिए तो वह कहीं नहीं जा रहे हैं तो मैं उनके करीब धीरे धीरे हो सकता हूँ। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं।
अब जब तुमने सारी योजना बना ली है फिर ठीक है। सम्राज्ञी ने सर हिलाया और अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, मैंने सुना कि तुमने रेशम के धागों की दुकान में फूल भेजे थे। हाँ, मैं उन्हें धन्यवाद बोलना चाहता था, उसने जवाब दिया। सम्राज्ञी ने मुंह बनाया। पार्थ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कुमारी आशा में दिलचस्पी है? पार्थ ने उसकी तरफ देखा। माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? तुम्हारे बदले हुए बर्ताव ने मुझे ये पूछने के लिए कहा है। तुम्हारी कियारा से सगाई हो चुकी है और तुमने आज तक उसे एक भी बार फूल नहीं भेजे हैं, लेकिन अचानक से तुमने इस लड़की को उसकी दुकान तक फूल भेज दिए। तुम्हारी यह हरकत साफ साफ दिखती है कि तुम्हें दिलचस्पी है। तो मैसेज तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। पार्थ मुस्कुराया। माँ, आप कुमारी आशा के बारे में क्या सोचती हैं? वो एक अच्छी लड़की है। इतनी छोटी उम्र में ही उसने अपना इतना अच्छा व्यापार खड़ा कर लिया है और अब हर कोई उससे बात करना चाहता है। इतनी होशियार लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन उसके परिवार का इतिहास उतना ही बुरा है। वह प्रधानमंत्री के घर की निकाली हुई बेटी है। उसे उसके परिवार से बाहर निकाल दिया गया है और अब उसके परिवार में उसकी बहन है बस, और वह एक अनाथ जैसी है। उसके परिवार का इतिहास तुम्हारी मदद करने के काबिल नहीं है। पार्थ ने सिर हिलाया। माँ, हर बार परिवार ही नहीं देखा जाता है। अगर सामने वाला इंसान होशियार है तो फिर तुम आगे जाकर उसके साथ कई बड़ी चीज कर सकते हो। उसे उसके परिवार ने निकाल दिया है, लेकिन मुझे ये बताए कि बाकी पूरी राजधानी में उसके जैसी कोई और लड़की है, बल्कि राजधानी की बाकी सारी लड़कियां उसके जैसा बनना चाहती है। उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वह प्रधानमंत्री का पूरा महल खरीद सकती है। और अगर उसके दिमाग की बात करें तो जो भी उससे शादी करेगा वह कभी पछताएगा नहीं अपनी जिंदगी में। सम्राज्ञी को पार्थ के सारे शब्द सच लगे तो उसने भी सिर हिलाया। तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम उन्हें चाहते भी हो तो तुम उनके साथ किसी रिश्ते को नाम नहीं दे पाओगे। ये हमारे महल के नियमों के खिलाफ है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये सब अच्छे से संभाल लूंगा। कुमारी आशा एक होशियार लड़की है। उनके जैसी होशियार लड़की के लिए मुझे एक अच्छी सी योजना बनानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बात याद रखना कि होशियार लोग कई बार बहुत खतरनाक भी होते हैं। उन्हें हल्के में मत लेना। एक छोटी लड़की जो इतनी कम उम्र में इतनी अमीर हो सकती है, कोई आम बात नहीं है। सम्राज्ञी ने पार्थ से कहा। पार्थ ने सर हिलाया। जी माँ, तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान कियारा पर भी देना होगा। अब तुम्हारे पिताजी ने उसे चुना है तो तुम उसे भूल भी नहीं सकते हो। वह लड़की थी, बहुत गुणवान है और राजधानी में उसके सुंदरता के चर्चे। चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब संभाल लूंगा। पार्थ ने सर हिलाया। मेरे पास करने के लिए कुछ काम है, अब मैं जाता हूँ। ये बोलकर वह कुर्सी से खड़ा हो गया। ठीक है, जाओ। सम्राज्ञी ने उसे बाहर भेज दिया। क्या हुआ? पार्थ ने दिविज से पूछा कमरे से बाहर आते ही। युवराज, आपने कहा था कि रेशम के धागों की दुकान पर नजर रखो। दिविज ने कहा। तो हमारे एक सैनिक ने देखा कि वहां की एक सेविका ने फूलों के टूटे हुए गमले को कचरे में फेंक दिया। पार्थ ने एक भौं ऊपर करी। दिविज ने एक गहरी सांस ली। वह वही फूल थे जो युवराज आपने भेजे थे। पार्थ ने मुंह बनाया। उसे किसी ने एक पत्र लाकर दिया था और उसमें लिखा हुआ था कि फूलों के लिए धन्यवाद और आपका उपहार हमने संभाल लिया है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि संभालने का मतलब होता है गमले को तोड़कर कचरे में फेंक देना। लेकिन इस वक्त वह गुस्सा होने की बजाय जोरों से हंस पड़ा। दिविज ने उसकी तरफ अजीब तरीके से देखा। अच्छा है। पार्थ मुस्कुराया। ऐसा लगता है उसे इस मामले में बहुत काम करना पड़ेगा। ये कुमारी उतनी सादा और कोमल नहीं है जितनी देखने में लगती है। लेकिन वह हार नहीं मानेगा। अब जब उसमें उसे दिलचस्पी है तो वह उसे पाके ही रहेगा, लेकिन वह पहले उसका दिन जीतेगा। एक औरत होकर वह उससे कितना ही दूर भागेगी। उसे अचानक से कुमारी आशा में और भी दिलचस्प आ गई। चैप्टर 18 प्रिया ने समझाया। प्रधानमंत्री के महल में भट्ट फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिर टूट गया और उसमें लगे हुए सारे फूल इधर उधर बिखर गए। नायर ने बिखरे हुए फूलों को देखा और अपने हाथ बंद कर लिए। 3 दिन हो गए जब से वह अपने कमरे में कैद कर दी गई है।
वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बार उसकी माँ उससे इतना सख्त क्यों हो रही थी। उसके कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था, जब उसे खाने के लिए बुलाया जाता था या फिर जब उसे नहाना होता था। इसी वजह से वह एक भी कदम अपने कमरे से बाहर नहीं रख सकती थी और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता था। मुझे इससे नफरत है, वह अपनी पूरी दम से चिल्लाई, जिससे कि कमरे में खड़ी हुई सेविका डर गई। कुमारी कृपया गुस्सा मत होइए। अगर मैडम उर्वी को पता चला तो फिर वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगी बाद में, एक सेविका में डरती हुई आवाज में कहा। नायरा उससे सेविका की तरफ मुड़ी और उसके गाल पर बहुत जोर से एक चांटा मार दिया। उसने अपना सारा गुस्सा सेविका के चांटे में लगा दिया, जिसकी वजह से सेविका रोकर जमीन पर गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरे जैसी एक नीच सेविका मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें क्या लगता है तेरे पास इतना अधिकार है कि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? चुड़ैल, तुम सब चुड़ैल हो। मुझे तुम सब से नफरत है। जा यहां से, सब भाग जाओ ये से। नायरा ने जोर से चिल्लाया। सारी सेविकाएं जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। प्रिय कमरे के अंदर आ ही रही थी जब उसने सभी भागती हुई सेविकाओं को देखा करे से बाहर जाते हुए। इसमें चेहरा बनाया और अंदर देखा कि नायरा गुस्से का चेहरा लेके अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी। नायरा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नायरा ने ऊपर देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे और परेशान करने या मुझे डांटने? प्रिय मुस्कुराई। नायरा, तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम जाकर मन से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि मुझे वह इस कमरे से बाहर आने दे? मैं इस कमरे में बैठी बैठी पागल हो रही हूँ। मुझे बाहर जाना है, नायरा ने प्रिय से कहा। प्रिया उसके बगल में बैठ गई। नायरा, पहले तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा। गुस्सा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हारी माँ को बात करते हुए सुना। वो कियारा दीदी से बोल रही थी कि अगर तुमने अच्छा बर्ताव किया और शांत रही तो वह तुम्हें 2 दिन में यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर तुम अपना बर्ताव नहीं सुधरती हो तो तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा समय के लिए बंद रहना पड़ेगा। फिर शायद तुम अपनी बड़ी बहन की शादी में भी ना जा पाओ। क्या? नायरा चौंक गई। नहीं, मैं कियारा की शादी नहीं छोड़ सकती। मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं उसका इतना बड़ा दिन कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर तुम्हें शादी में जाना है तो फिर तुम्हें अपने बर्ताव पर ध्यान देने और उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। नायरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद करी। ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कराए। मुझे पता था तुम समझ जाओगी। तुम्हारी माँ ने भी कहा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। ओह, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये बंद कर दिया है। नायरा ने चिढ़ते हुए बोला। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रिय ने चेहरा बनाया। इस बार तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है नायरा। मैंने तो ये भी सुना कि सभा में कई लोगों ने ये बात उठाई जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी की गर्दन सबके सामने शर्म से झुक गई थी। तुम्हें लगता है कि वो उस सब से खुश होंगे? नायरा चौंक गई। क्या? तुम्हें क्या लगता है? पूरी राजधानी जानती है कि तुम्हें उस दुकान से कैसे बाहर उठाकर फेंका गया था। तुम्हें पता है कितनी सारी बड़े परिवार की लड़कियों और औरतों ने तुम्हें अंदर और बाहर दोनों जगह देखा। हर कोई बस ये बात कह रहा है कि कैसे तुमने वह सबसे बुरी तरीके से बात की और अपने साथ अपने दोस्तों की भी इज्जत कम करवा दी और उनसे झूठे वादे भी किए। प्रिय ने नायरा को बताया। मैंने ऐसा क्या गलत किया था? वह की सेविकाएं बहुत बदतमीज थी। नंदिनी मेरी बहन है तो मैं उसकी दुकान से कुछ कपड़े बिना पैसे दिए क्यों नहीं खरीद सकती? वो पहले ही ये से अलग हो चुकी है, क्या तुम वो भूल गई? परिवार से अलग होने का मतलब होता है कि अब परिवार से उनका कोई भी रिश्ता नहीं है और अगर तुम रिश्ता बनाना भी चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है और वो रिश्ता माना नहीं जाएगा। और वैसे भी उसकी वजह से नंदिनी अब हमसे 50,000 सोने की सिक्के भी ले रही है हर्जाने के रूप में। वो सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही है। नायरा ने गुस्से में कहा। तो तुम्हें अब पता है कि तुमने जो किया उससे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, तुम जानती हो। ये तक कि पूरा प्रधानमंत्री का परिवार अब रेशम के धागों की दुकान के अंदर भी जी घुस सकता। पूरे परिवार पे प्रतिबंध लगा दिया है दुकान ने। क्या ये राजधानी में हंसने वाली बातें नहीं है? उसने सच के ऐसे किया।
नायरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हमेशा से यही सोचती थी कि नंदिनी और उसकी बहन बहुत बेवकूफ़ है और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब उस बारे में वो अब सोचती है तो वो पूरी गलत थी। माँ ने इस बात पर क्या कहा? वो दुखी है। उन्होंने कहा था कि वो कियारा दीदी की शादी के लिए रेशम के धागों की दुकान के कुछ पोशाक लेने की सोच रही थी, लेकिन अब जब दुकान ने प्रधानमंत्री के परिवार को कुछ भी बेचने से मना कर दिया है तो वो दुखी है। ये तक कि बड़ी दीदी भी इस बात से दुखी थी। प्रिया ने जवाब दिया, ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। नायरा ने चिल्ला कर कहा, उसके अंदर क्या चला गया है? क्यों वो शांत नहीं बैठ सकती और सिर्फ हमें आगे बढ़ने में मदद करे? उसे ऐसे हमारे खिलाफ जाने की क्या जरूरत है? ऐसे बात कमरा बंद कर प्रिया खड़ी हो गई। तुम्हें पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा अगर तुम अच्छे से बर्ताव करोगी तो। मुझे अब जान होगा। प्रिया द्वार की तरफ बढ़ी। बाद में मिलते हैं बहन। फिर वो वहां से चली गई। नायरा बंद द्वार की तरफ देख रही थी और अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी थी। वो चुड़ैल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक बार मैं ये से बाहर निकल जाती फिर मैं अपना बदला जरूर लूंगी। चैप्टर 19 शिवानी की टकरार। कियारा के कमरे में। तुमने क्या कहा? कियारा ने अपनी सेविका की तरफ देखकर शक्ल बनाई। ये सच है कुमारी, मैंने वो अपने इन दोनों आंखों से देखा था। सहर, कियारा की सेविका ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि युवराज ने रेशम के धागों की दुकान में फूल भेजवाए थे? सहर ने है में सिर हिलाया। हाँ, मैंने युवराज के महल की कुछ सेविकाओं को हाइड्रेंजिया फूल के काफी गमले दुकान में ले जाते हुए देखा और उन्होंने कुमारी आशा के लिए आए हैं ये भी बोला था। और उनके बारे में पूछा को उन्हें बुला दीजिए। कियारा ने वो खबर सुनी और उससे बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी मेज पर रखे गुलदस्ते को गिरा दिया। उसकी अब युवराज से सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे एक भी फूल आज तक नहीं भेजा था और उन्होंने नंदिनी को एक भी बल्कि काफी सारे हाइड्रेंजिया के गमले भिजवाए। कियारा ने अपनी माँ से सुना था कि हाइड्रेंजिया युवराज के मन पसंदीदा फूल है और वो उन्होंने नंदिनी को भेज दिए। उसका क्या मतलब है? कियारा उनकी होने वाली बीवी है, इस तरीके का व्यवहार तो उन्हें उसके साथ करना चाहिए, लेकिन ये सब वो नंदिनी के लिए क्यों कर रहे हैं? वो नीच। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। क्या वो सबसे छुपकर युवराज को फंसा रही है? अगर ऐसा है तो वो ऐसा नहीं होने दे सकती, वरना उसकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर उसने अभी कुछ भी किया तो उसका परिवार किसी मुसीबत में न पड़ जाए, क्योंकि उनका परिवार पहले से ही मुसीबत में है। नायरा की वजह से उन्हें 50,000 सोने के सिक्के देने पड़ रहे हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? वो उस नीच को उससे उसका पति कैसे छीनने दे सकती है? अगर युवराज नंदिनी से भी शादी करना चाहेंगे तो वो कुछ बोल भी नहीं पाएगी, क्योंकि युवराज एक से ज्यादा शादी करके एक से ज्यादा बीवियां भी रख सकते हैं। ये सब सोच के कियारा बहुत घबराने लगी थी। वो उस चुड़ैल के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती और उससे अपना पति भी बांटना पड़ेगा। माँ कहाँ है? वो खड़ी हुई। मैडम उर्वी पीछे बगीचे में है। सहर ने जवाब दिया। मुझे उनसे मिलना होगा। कियारा कमरे से बाहर चली गई और सहर भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। राजधानी के नमस्ते लोग भोजनालय में। कुमारी शिवानी में वो सब सामान ले आई हूँ जिसके बारे में आपने कहा था। एक अधेड़ उम्र की औरत ने कहा मेज पर कुछ डब्बों को रखते हुए। आपने यहाँ मिलने की जगह अगर मुझे बता दिया होता तो मैं खुद आपके पास वहां आ जाती। शिवानी मुस्कराए। कोई बात नहीं, और आंटी हूँ जी, मुझे आसपास थोड़ा घूमने का भी मन था, इसलिए मैंने आपको ये बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि बाहर जाओ और कभी कभी बाहर की दुनिया में रहो। फूजी में जवाब दिया। मैं वो हर तरीके के धागे ले आई हूँ जो आपको चाहिए थे, और मैं राजधानी में और भी सबसे भेजवा दूंगी जब और नए तरीके के धागे आ जाएंगे राजधानी में। मुझे खुशी होगी, धन्यवाद। शिवानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आंटी हूजी की राजधानी के दक्षिणी हिस्से में एक धागे की दुकान है, जहां वो बहुत अच्छे तरीके के धागे बेचती है और वहां सब उनकी दुकान को जानते हैं और तारीफ भी करते हैं। वो वहां भी बहुत बड़े बड़े व्यापारियों के साथ काम करती है और उन्हें बहुत अच्छे तरीके के धागे बेचती है। उनके पास बहुत अलग और कोमल तरीके के धागे मिलते हैं।
और जब उनसे रेशम के धागों की दुकान को धागे बेचने के लिए पूछा गया तो उन्होंने तभी हाँ कर दी थी। और जैसा होना था, रेशम की धागों की दुकान उनसे सबसे ज्यादा धागे खरीदती थी और उन्हें उनका पैसा भी जल्दी दे दिया जाता था। इसलिए आंटी हुजी अपने बहुत अच्छे व्यापारी को नाराज करना नहीं चाहती थी। उन्होंने इन कुछ पिछले महीनों में बहुत ज्यादा कमाया है। ओमी, आंटी को उनके पैसे दे दो, शिवानी ने ओमी से कहा। ओमी ने जल्दी से एक लिफाफा बाहर निकाला और हुजी को पकड़ा दिया। ये लो आपके 100 सोने के सिक्के। 100 सोने के सिक्के। आंटी हुजी बहुत चौंक गई थी। लेकिन कुमारी, मेरे सामान की कीमत सिर्फ 25 सोने के सिक्के है। ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी सारे पैसे को आगे के व्यापार के लिए रख लेना और कृपया चमकीले धागे भी भेज दीजिएगा, शिवानी ने जवाब दिया। आंटी हुजी ने सिर हिलाया। जी, मैं चमकीले धागे के 2 डब्बे वहां भेजवा दूंगी, और बहुत कोमल और मजबूत वाले, उसकी चिंता आप न करें। मैं सबसे अच्छे वाले भेजूंगी। यही मैं सुनना चाहती थी। सामान के लिए शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रही है, कुमारी शिवानी। हुजी ने बड़ी सी मुस्कान दिखाई और खुश होकर भोजनालय से बाहर चली गई। कुमारी, क्या आप ये पे भोजन खाना चाहती है? ओमी ने पूछा जब वो दोनों अकेले रह गए। नहीं, मैं नंदिनी के साथ घर पे खाना खाऊंगी, शिवानी ने बोला। सेविकाओं को बुला लो और ये सारे डब्बे रथ में रखवा दो। जी, ओमी ने जवाब दिया। अब जब वो लोग अलग रहने लगे हैं तो शिवानी की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उसे अब किसी बारे में सोचना नहीं पड़ता है और न ही किसी बारे में चिंता करनी पड़ती है। खाना, कपड़े, घर और पैसा अब उनके सब कुछ था। अब चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस पे करने के लिए सिर्फ एक काम था, कपड़े बनाना और घर का ध्यान रखना, क्योंकि काम की वजह से नंदिनी ज्यादातर दुकान पे ही रहती थी। लेकिन आज साथ खाना खाने के लिए उन्होंने पहले से ही बात कर रखी थी। चलो यहाँ से, खाने सा समय होने वाला है, शिवानी ने कहा और वो दोनों उस भोजनालय के छोटे से कमरे से बाहर निकल गए। कुमारी आपका इंतजार कर रही होगी, ओमी ने कहा जैसे वो चल के बाहर जा रहे थे। नंदिनी पूरे समय बहुत मेहनत से काम करती रहती है। अब कुछ दिन बाद उसे समय मिला है साथ में खाना खाने का और मैं उसे छोड़ना भी चाहती। हाँ, मैं रथ तैयार करवाती हूँ, ओमी ने कहा और जल्दी चलना शुरू कर दिया। शिवानी ने सिर हिलाया और धीरे चली भोजली के द्वार की तरफ बाहर जाने के लिए। लेकिन वो आगे बढ़ पाती उससे पहले वो किसी से टकरा गई जो बहुत जल्दी में था। वो गिरने ही वाली थी लेकिन उससे पहले किसी ने उसकी कर हल्के से पकड़ ली। शिवानी ने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि एक सुंदर चेहरा उसकी तरफ पहले से ही देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने आज तक इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। मैं माफी मांगता हूँ, कुमारी, उस आदमी ने कहा अभी भी शिवानी को पकड़े हुए। शिवानी असलियत में आई और अपने आप को शांत करने के लिए अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, वो मेरी गलती थी, मैं जल्दी थी। आदमी ने उसे सीधे खड़ा करवाया और मुस्कुराया। नहीं कुमारी, इसमें मेरी भी गलती है। कृपया अगर आप बुरा न माने तो मुझे आपको एक बार खाना खिला देने दीजिए। शिवानी को शर्माने जैसा लगा उसका सुने मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर। ओह, पूछने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे माफी कर दीजिए। ये बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। कुमारी, कम से कम मुझे अपना नाम तोज बताती जाए, उसके पीछे से आदमी ने चिल्ला कर कहा। उसने उस लकड़ी को पीछे से जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। कितनी सुंदर है, वो उस तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था जिस तरफ शिवानी निकल गई। युवराज, उसके बगल में खड़े आदमी ने आवाज दी। हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों आदमी भोजनालय में अंदर की तरफ कहीं चले गए। चैप्टर 20 शिवानी और नंदिनी। आंटी हुजी की राजधानी के दक्षिणी हिस्से में एक धागे की दुकान है जहां वो बहुत अच्छे तरीके के धागे बेचती है और वहां सब उनकी दुकान को जानते हैं और तारीफ भी करते हैं। वो वहां भी बहुत बड़े बड़े व्यापारियों के साथ काम करती है और उन्हें बहुत अच्छे तरीके के धागे बेचती है। उनके पास बहुत अलग और कोमल तरीके के धागे मिलते हैं और जब उनसे रेशम के धागों की दुकान को धागे बेचने के लिए पूछा गया तो उन्होंने तभी हाँ कर दी थी। और जैसा होना था, रेशम की धागों की दुकान उनसे सबसे ज्यादा धागे खरीदती थी।
और उन्हें उनका पैसा भी जल्दी दे दिया जाता था, इसलिए आंटी हुजी अपने बहुत अच्छे व्यापारी को नाराज करना नहीं चाहती थी। उन्होंने इन कुछ पिछले महीनों में बहुत ज्यादा कमाया है। ओमी, आंटी को उनके पैसे दे दो, शिवानी ने ओमी से कहा। ओमी ने जल्दी से एक लिफाफा बाहर निकाला और हुजी को पकड़ा दिया। ये लो आपके 100 सोने के सिक्के। 100 सोने के सिक्के। आंटी हुजी बहुत चौंक गई थी। लेकिन कुमारी, मेरे सामान की कीमत सिर्फ 25 सोने के सिक्के है। ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी सारे पैसे को आगे के व्यापार के लिए रख लेना। और कृपया चमकीले धागे भी भेज दीजिएगा, शिवानी ने जवाब दिया। आंटी हुजी ने सिर हिलाया। जी, मैं चमकीले धागे के 2 डब्बे वहां भेजवा दूंगी। और बहुत कोमल और मजबूत वाले, उसकी चिंता आप न करें। मैं सबसे अच्छे वाले भेजूंगी। यही मैं सुनना चाहती थी। सामान के लिए शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रही है, कुमारी शिवानी। हुजी ने बड़ी सी मुस्कान दिखाई और खुश होकर भोजनालय से बाहर चली गई। कुमारी, क्या आप ये पे भोजन खाना चाहती है? ओमी ने पूछा जब वो दोनों अकेले रह गए। नहीं, मैं नंदिनी के साथ घर पे खाना खाऊंगी, शिवानी ने बोला। सेविकाओं को बुला लो और ये सारे डब्बे रथ में रखवा दो। जी, ओमी ने जवाब दिया। अब जब वो लोग अलग रहने लगे हैं तो शिवानी की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उसे अब किसी बारे में सोचना नहीं पड़ता है और न ही किसी बारे में चिंता करनी पड़ती है। खाना, कपड़े, घर और पैसा अब उनके सब कुछ था। अब चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस पे करने के लिए सिर्फ एक काम था, कपड़े बनाना और घर का ध्यान रखना, क्योंकि काम की वजह से नंदिनी ज्यादातर दुकान पे ही रहती थी। लेकिन आज साथ खाना खाने के लिए उन्होंने पहले से ही बात कर रखी थी। चलो यहाँ से, खाने सा समय होने वाला है, शिवानी ने कहा और वो दोनों उस भोजनालय के छोटे से कमरे से बाहर निकल गए। कुमारी आपका इंतजार कर रही होगी, ओमी ने कहा जैसे वो चल के बाहर जा रहे थे। नंदिनी पूरे समय बहुत मेहनत से काम करती रहती है। अब कुछ दिन बाद उसे समय मिला है साथ में खाना खाने का और मैं उसे छोड़ना भी चाहती। हाँ, मैं रथ तैयार करवाती हूँ, ओमी ने कहा और जल्दी चलना शुरू कर दिया। शिवानी ने सिर हिलाया और धीरे चली भोजली के द्वार की तरफ बाहर जाने के लिए। लेकिन वो आगे बढ़ पाती उससे पहले वो किसी से टकरा गई जो बहुत जल्दी में था। वो गिरने ही वाली थी लेकिन उससे पहले किसी ने उसकी कर हल्के से पकड़ ली। शिवानी ने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि एक सुंदर चेहरा उसकी तरफ पहले से ही देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने आज तक इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। मैं माफी मांगता हूँ, कुमारी, उस आदमी ने कहा अभी भी शिवानी को पकड़े हुए। शिवानी असलियत में आई और अपने आप को शांत करने के लिए अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, वो मेरी गलती थी, मैं जल्दी थी। आदमी ने उसे सीधे खड़ा करवाया और मुस्कुराया। नहीं कुमारी, इसमें मेरी भी गलती है। कृपया अगर आप बुरा न माने तो मुझे आपको एक बार खाना खिला देने दीजिए। शिवानी को शर्माने जैसा लगा उसका सुने मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर। ओह, पूछने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे माफी कर दीजिए। ये बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। कुमारी, कम से कम मुझे अपना नाम तोज बताती जाए, उसके पीछे से आदमी ने चिल्ला कर कहा। उसने उस लकड़ी को पीछे से जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। कितनी सुंदर है, वो उस तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था जिस तरफ शिवानी निकल गई। युवराज, उसके बगल में खड़े आदमी ने आवाज दी। हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों आदमी भोजनालय में अंदर की तरफ कहीं चले गए। नंदिनी ने खाने के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाके देखा कि वहां कोई भी नहीं है। नंदिनी ने शक्ल बनाए और एक सेविका को बुलाने ही वाली थी, वैसे ही उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। वह मुड़ी और उसने देखा कि शिवानी बिल्कुल भागते हुए कमरे में आ रही है। शिवानी रुकी और अपने सीने को सहलाने लगी। क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत लंबी कोई दौड़ भाग कर रही हो? नंदिनी ने पूछा। क्योंकि मैं आ रही थी, शिवानी ने हांफते हुए बोला। नंदिनी ने उसे पानी का एक गिलास उसके हाथ में पकड़ाया। ये लो बड़ी दीदी, कुछ बताने से पहले आप थोड़ा पानी पी लो और शांत हो जाओ। वो दोनों कुर्सी पर बैठे और शिवानी ने पानी पिया।
उसका सुख गला पानी की वजह से ठीक हो गया और अब उससे पहले से काफी अच्छा लगने लगा था। मैं बाजार के भोजनालय में खुद अपने आप धागे लेने के लिए की थी। आप इतनी ज्यादा गर्मी और धूप में बाहर क्यों गई थी दीदी? आपके घर पर रहना चाहिए था ना। और वैसे भी आपका काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सेविकाएं हैं। शिवानी मुस्कुराई, मुझे पता है, लेकिन मुझे बाहर जाकर थोड़ा घूमना था और फिर बाकी के धागों के बारे में भी मुझे उनसे बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर बात करती हूँ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हो तो मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस अपने आप को सूरज की धूप में जलाओ मत। शिवानी जोर से हंसी, वह मैं होनी चाहिए जो तुमसे ये सब चीजें कहूं, लेकिन देखो यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। नंदिनी मुस्कुराई, मैं बस नहीं चाहती कि आप किसी भी मुसीबत में पड़ो। अगली बार अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घर के बाहर मत जाना। अगर आपका बाहर जाने का मन है तो अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाया कीजिए। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, शिवानी ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो अब खाना खा लेते हैं, नंदिनी ने कहा और अपने हाथों को बजाया। सेविकाएं काफी सारे प्रकारों के खाने को लेकर कमरे में आ गई। शिवानी ने खाने की तरफ देखा और गहरी सांस ली। लकड़ी की मेज पर बहुत सारा महंगा खाना लगा दिया गया था। तहरी, आलू कचालू, इंद्रहर, चिकन कोल्हापुरी, सीख कबाब, कोरमा, मिर्च का सालन, छुके चावल और मीठे बालूशाही बनाई गई थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।